नमस्कार बंधुओं। वर्तमान समय में देश में एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। आखिर क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड? इलेक्टोरल बॉन्ड या चुनावी बॉन्ड एक वित्तीय जरिया है जिससे कोई भी व्यक्ति या कंपनी बगैर अपनी पहचान उजागर किए किसी भी राजनीतिक दल को चंदा दे सकते हैं। यह एक वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से खरीद सकता है। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को संवैधानिक तौर पर लागू किया। आइए पहले हम इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं और नियमों को समझते हैं। उसके बाद एक आसान व सरल उदाहरण से इस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। इन इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो जिसकी बैंक के पास KYC उपलब्ध हो। यहां मुख्य गौर करने वाली बात यह है कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता है। भारत में इस योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक की निर्दिष्ट शाखाओं से 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये और 1 करोड़ रुपये में से किसी भी मूल्य के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। यदि अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका की चुनावी वित्त पोषण प्रणाली निजी धन उगाहने और पारदर्शिता पर जोर देने पर आधारित है, जिसमें एक उम्मीदवार को किसी भी व्यक्ति से $3300 तक स्वीकार करने की अनुमति है, जबकि पार्टी या संस्था के लिए यह सीमा $41,300 है। हमारे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इन चुनावी बॉन्ड को लोकसभा चुनावी वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। चुनावी बॉन्ड्स की खरीद के बाद राजनैतिक दलों को देने की अवधि केवल 15 दिनों की होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को दान देने के लिए किया जा सकता है। केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। आइए इस पूरी प्रक्रिया को उदाहरण द्वारा आसान भाषा में समझते हैं। एक्स नाम का व्यक्ति या कंपनी जो अपनी पसंदीदा पार्टी को आर्थिक सहायता या चंदा देना चाहता है, तो वह सर्वप्रथम SBI की उस निर्दिष्ट शाखा में जाता है जिसमें उसका अकाउंट है तथा उसके अकाउंट की KYC पूर्ण है। यहां पर हम आपको KYC से भी अवगत करा देते हैं। दरअसल KYC के तहत बैंक अपने खाताधारक की पहचान व निवास स्थान आदि की जानकारी रखता है ताकि बैंक या अन्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भी वित्तीय लेन देन के फ्रॉड होने से बचा जा सके। चलिए आगे जानते हैं। उसके बाद एक्स निर्धारित रकम का बॉन्ड बैंक से इश्यू अथवा खरीद करता है। यहां ध्यान देने वाला बिंदु यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस समयावधि पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। उपर्युक्त नियमों के अनुसार ये इलेक्टोरल बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। एक्स नाम के व्यक्ति को उसी समय अवधि पर अपनी आवश्यकता अनुसार बॉन्ड को खरीदकर 15 दिनों के भीतर ही अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टी को वो बॉन्ड देना होगा। तत्पश्चात पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को बैंक में जमा करके निर्धारित रकम को अपने आवश्यक कार्य के लिए ले सकती है। तो ये था इलेक्टोरल अथवा चुनावी बॉन्ड, यह पूरी प्रक्रिया। अब देखते हैं कि क्या चिंताएं जताई गई थीं इन बॉन्ड पर। भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत करते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देश में राजनीतिक फंडिंग की व्यवस्था में पारदर्शिता लाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये सवाल बार बार उठा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी गई है।
इसलिए इससे काले धन की आमद को बढ़ावा मिल सकता है तथा बड़े कॉरपोरेट उद्योगपतियों को उनकी पहचान बताए बिना पैसे दान करने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली याचिका वर्ष 2017 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और गैर लाभकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी और दूसरी याचिका वर्ष 2018 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में कुछ मुख्य बिंदु विचारणीय थे। 1. इस योजना की वजह से भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा असीमित राजनीतिक दान और राजनीतिक दलों के गुमनाम फंडिंग के द्वार खुल जाते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर चुनावी भ्रष्टाचार को वैध बना दिया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनी को भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में दखल देने का मौका मिलता है। 2. इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की गुमनामी एक नागरिक को अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत जानने के अधिकार का उल्लंघन करती है। 3. याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में अपारदर्शिता बढ़ेगी और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने को बढ़ावा मिलेगा। अंततः नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) तथा वित्तीय लेन देन में अपारदर्शिता को देखते हुए काले धन की उगाही को रोकने के लिए इसी वर्ष यानी 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया। इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह 6 मार्च 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि 6 मार्च आने से पहले ही एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके जानकारी देने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून करने की मांग की थी, लेकिन 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की ये याचिका ठुकरा दी और कहा कि वह 12 मार्च तक चुनाव आयोग को डेटा दे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से 15 मार्च की शाम 5 बजे तक सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भी कहा। जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने भारत की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार 12 मार्च को ही निर्वाचन आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा दे दिया था। इस डेटा का विश्लेषण जारी है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बनकर सामने आई है। इस जानकारी को 2 हिस्सों में जारी किया गया है। पहले हिस्से में 336 पन्नों में उन कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और उसकी राशि की जानकारी भी दी गई है, जबकि दूसरे हिस्से में 426 पन्नों में राजनीतिक दलों के नाम हैं और उन्होंने कब कितनी राशि के इलेक्टोरल बॉन्ड कैश कराए उसकी विस्तृत जानकारी है। बाकी अभी और भी राज खुलने बाकी है क्योंकि विश्लेषण अभी जारी है। ऐसे महत्वपूर्ण विश्लेषण के लिए बने रहिए MMBM के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।